हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि टेंस होता क्या है, टेंस को हम पहचानते कैसे हैं और टेंस के यूजेज कहाँ कहाँ पे हैं, उन सबको हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को देखें पूरी तरह से, टेंस को समझें और समझें कि टेंस के यूजेज कहाँ हैं और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन टेंस रिलेटेड आते हैं, ताकि हम एग्जाम में इजिली टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं टेंस को। तो देखिए, प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दिया हुआ है टेंस का डेफिनेशन, वो है टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। अब यहाँ पे देखिए, टेंस और समय, यहाँ पे बात होती है हमेशा टाइम एंड टेंस के बारे में। ठीक है, टाइम एंड टेंस, जो भी ये दोनों जब भी आते हैं तो साथ में आते हैं, समय और काल, टाइम एंड टेंस। तो इसमें होता क्या है, इन दोनों के बीच क्या है, रिलेशन है। ठीक है, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा रिलेशन है कि टाइम, ठीक है, रिलेट होता है टेंस से। मतलब सही टाइम के अकॉर्डिंग, सही टाइम पे सही वर्ब का यूज करना ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। ठीक है, सही टाइम के अकॉर्डिंग सही वर्ब का, अब यहाँ पे वर्ब की भी बात आएगी। ठीक है, तो सही टाइम के अकॉर्डिंग सही वर्ब का यूज ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। और ये समय और अवस्था को, ठीक है, यानी टाइम और स्टेट को शो करता है या डिनोट करता है। तो देखिए क्या है, अब इजीली मेथड से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात आती है टेंस की। ठीक है, तो टेंस के तीन पार्ट हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इनके जो है वो चार चार पार्ट हैं, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसे हम समझेंगे कि आखिर ये है क्या। तो देखो, सिंपल सा समझो एक कि टेंस क्या है, टेंस दादाजी हैं। ठीक है, टेंस क्या है, एक ग्रैंडफादर है और इनके तीन बेटे हैं। ठीक है, कौन कौन है, तो पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब इन बेटों के भी चार चार बेटे हैं। ठीक है, अब इनके इंडिविजुअल जो होंगे चार चार बेटे होंगे, इसके चार होंगे, इसके चार होंगे और इसके चार होंगे। तो एक दादाजी हो गए। अब इनके तीन बेटे हुए, कौन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इनके चार चार बेटे हैं, कौन, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो चार है ना, ये चार तीनों के होंगे। तो कितने हो गए टोटल, तो टोटल हो गए 12। ठीक है, तो हमें कितने पढ़ने हैं, 12 पढ़ने हैं। ठीक है, कैसे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहां से समझेंगे हम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से आप रिलेट कर सकते हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि कितने टेंस हैं, तो टेंस तीन है। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनके कितने हैं, चार चार पार्ट हैं। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे डिटेल में से कि इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का हिंदी मीनिंग निकालो, क्या होता है। तो इंडेफिनिट का हिंदी मीनिंग होता है अनिश्चित। ठीक है, क्या होता है, अनिश्चित। तो यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि मैं आम खाता हूं। ठीक है, मैं आम खाता हूं, आई इट अ मैंगो, आई इट अ मैंगो। तो अब यहाँ पे देखो बात आ रही है, जो सेंटेंस है ना, आई इट अ मैंगो, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, एक किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसमें अनिश्चितता का बोध करवा रहा है, किसका बोध करवा रहा है, इंडेफिनिट का बोध करवा रहा है, अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। ठीक है, आई इट अ मैंगो। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो देखो क्या है, कॉन्टिन्यूअस का। तो हम यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल, आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो, मतलब क्या है, मैं एक आम खा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बात हो रही है कि मैं आम खा रहा हूं, मतलब काम हमारा अभी कंटिन्यू है। ठीक है, काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, काम हमारा क्या है, कंटिन्यू है। तो जब इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो हम समझेंगे क्या कि कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, कंटिन्यूटी की बात हो रही है। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जारी रहना। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जारी रहना, किसी भी काम का जारी होना, उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं एक काम खा रहा हूं, मतलब हमारी खाने की क्रिया जो है वो जारी है। अब देखो थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे परफेक्ट की बात हो रही है, तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट होना। तो जैसे मैं कहूं, आई हैव ईटन अ मैंगो, आई हैव ईटन अ मैंगो। ठीक है, तो आई हैव ईटन अ मैंगो का मतलब हो गया मैं आम खा चुका हूं। ठीक है, मैं आम खा चुका हूं। तो यहाँ पे देखो बात ये आ रही है कि ये यहाँ पे परफेक्ट काम हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हो रहा है कोई भी काम, ये काम कंप्लीट हो चुका है कि उसने पूरा आम खा लिया है या फिर मैंने पूरा आम खा लिया है और आम क्या हो गया, खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये परफेक्ट
ये परफेक्शन यहाँ पे आया, मतलब मैंने पूरा कंप्लीट काम कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और परफेक्ट में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में। दो की बात बता रहा हूं मैं, समझना। मैं बता रहा हूँ किसके बारे में, दो जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। और दूसरा हमारा है वो क्या, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। एक होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा पास्ट परफेक्ट। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो देखो इसके कंफ्यूजन को आपको मैं दूर करवाता हूं, समझना इस बात को। प्रेजेंट परफेक्ट का डेफिनेशन जो होता है वो होता है व्हेन अ सेंटेंस डिनोट्स एनी एक्शन हैज कंप्लीटेड इन पास्ट टाइम बट आल्सो बिलोंग्स टू प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब क्या है कि कोई भी काम जो पास्ट में खत्म हुआ हो, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में पड़ रहा हो। फिर से समझना, फिर से बोल रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं कि एक ऐसा काम जो पास्ट में खत्म हुआ हो और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में पढ़ रहा हो तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। वो किस में आएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, आई हैव ईटन अ मैंगो, तो मैं आम खा चुका हूं, मतलब वो काम जो है खाने का वो पास्ट में हुआ, लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में क्या पड़ रहा है, तो उसका इफेक्ट प्रेजेंट में ये पड़ रहा है कि अभी भी मेरा पेट क्या है, भरा हुआ है, ठीक है। और सेकंड जो है पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए था यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे बात आ रही है पास्ट इंडेफिनिट, गलती से लिख दिया है मैंने पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम जो पास्ट में खत्म हो गया है, ठीक है, और उसका कोई भी इफेक्ट प्रेजेंट में नहीं पड़ रहा है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, कोई भी काम जो है वो पास्ट में खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और उसका कोई भी इफेक्ट किस में नहीं पड़ रहा है, तो अभी प्रेजेंट में नहीं पड़ रहा है, वही क्या कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल लूंगा मैं, वो लूंगा आई एट अ मैंगो, ठीक है, आई एट अ मैंगो, मतलब मैंने एक आम खाया था, ठीक है, मैंने एक आम खाया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, खाया था, मतलब कब खाया था पता नहीं, बहुत पहले खाया था, ठीक है, और अभी उसका प्रभाव कुछ नहीं पड़ रहा है, ठीक है, अब उसका प्रभाव यानी उसका इफेक्ट जो है प्रेजेंट में नहीं पड़ रहा है, तो आई एट अ मैंगो, ठीक है। अब देखो क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दो चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है परफेक्ट और दूसरा है कंटिन्यू, ठीक है, मतलब क्या, कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है और परफेक्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल है, आई हैव बीन लिविंग इन पटना, आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस 2010। देखो आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस 2010, तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी किसकी, वो देखना। अब यहाँ पे लिविंग आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, लिविंग आ रहा है और हैव आ रहा है, ठीक है। तो हैव का यूज हम कहाँ कर रहे थे, तो हैव का यूज हम कर रहे थे परफेक्ट में, ठीक है। और आईएनजी का हम यूज कहाँ कर रहे थे, तो हम कर रहे थे कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे दोनों का क्या आएगा, मिक्सर आएगा, नहीं मिश्रण आएगा, ठीक है। तो आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस 2010, मतलब मैं पटना में 2010 से रह रहा हूँ। तो इस तरह के जब सेंटेंस आएंगे तो वो कहलाएंगे क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या कहलाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। मतलब क्या, वो परफेक्ट, यहाँ पे समझना, परफेक्ट मैंने क्या बताया था, कोई भी काम पास्ट में क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, तो प्रेजेंट में पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी पटना कब आया था, तो 2010 में आया था, लेकिन अभी तक पटना में क्या कर रहा है, रह रहा है, मतलब कंटिन्यूटी जारी है, ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। तो आई होप आपको ये चारों डिटेल में समझ में आ गए होंगे कि इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ठीक है। अब जो है इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कंफ्यूजिंग पेयर, ठीक है। एक कंफ्यूजिंग पेयर दिया हुआ है कि जो कंफ्यूजिंग जोड़े होते हैं, तो देखो क्या दिया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। ये कंफ्यूजिंग पेयर दिया हुआ है, तो इसमें इसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, ये ऐसे ही उन्होंने दे दिया है। हम अब देखेंगे डिटेल में इन सब टेंस को। तो सबसे पहला क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, इंडेफिनिट का मतलब मैंने बताया आपको क्या, अनिश्चितता, ठीक है, मतलब अनिश्चित। तो यहाँ पे देखो अनिश्चित काल भी बोल सकते हो इसे आप, और अनिश्चित भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को रख सकते हैं, ठीक है। इनका कहना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कार्य को रख सकते हैं, क्या क्या, तो देखो रेगुलर एक्शन या रूटीन एक्शन, ठीक है, मतलब रेगुलर एक्शन का मतलब क्या, जो हम डेली बेसिस पे काम करते हैं वो हमारे आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, ठीक है। जैसे देखो नियमित कार्य में क्या क्या आएगा, आई कम हियर डेली, मैं यहाँ रोजाना आता हूँ, मैं यहाँ डेली आता हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है क्या, नियमितता की,
ठीक है, मतलब डेली आने की, रेगुलर एक्शन की, ठीक है। और सेकंड जो हमारा है इरेगुलर एक्शन, मतलब कि जो अनियमितता है, ठीक है, जिसे हम कभी नहीं करते हैं, मतलब कभी कभी वो होता है, वो भी किस में आता है, तो वो भी आता है हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में। जैसे अर्थक्वेक्स कम इन जापान, जापान में भूकंप आता है, मतलब डेली नहीं आता ना, कभी कभी आता है। तो अनियमित कार्य के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हैबिट, ठीक है। हैबिट का मतलब देखो क्या, आदत। तो हैबिट की जब भी बात होगी ना, हैबिट वाले सेंटेंस, तो वो भी किस में आते हैं, तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट में आते हैं। जैसे देखो क्या है, ही स्मोक्स, वो धूम्रपान करता है, वह क्या करता है, वह धूम्रपान करता है, मतलब उसकी आदत बन चुकी है धूम्रपान करना। ऐसा नहीं है कि हाँ वो एक दिन करता है एक दिन छोड़ देता, नहीं, वो क्या करता है, डेली धूम्रपान करता है, ठीक है। तो इन सब तरह के भी सेंटेंस किस में आएंगे, तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट में आएंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रथ। यूनिवर्सल ट्रथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। अब सार्वभौमिक सत्य क्या होता है, तो देखो जो चीजें क्या है, बिल्कुल सही है, सत्य है इस दुनिया में, ठीक है, उसी को कहते हैं हम यूनिवर्सल ट्रथ या यूनिवर्सल फैक्ट, सार्वभौमिक सत्य। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूर्य पूरब से उगता है, ठीक है। तो सूर्य पूरब पे उगता है, उगता था और उगता रहेगा, ये बिल्कुल क्या है, इस दुनिया का सत्य है, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य है। तो जितने भी सार्वभौमिक सत्य हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रथ के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सार्वभौमिक सत्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये आपको फर्स्ट समझ में आ गया। फर्स्ट रूल क्या क्या था, तो फर्स्ट रूल फिर से देख लो, रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, हैबिट और यूनिवर्सल ट्रथ। नेक्स्ट हमारा है न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और स्पोर्ट की कमेंट्री, ठीक है, में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। आप देखो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस दोनों एक ही होता है, ठीक है, बस नाम अलग अलग कर दिया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट एंड डेफिनेट, लेकिन दोनों एक ही है, दोनों के बारे में हमें एक ही में पढ़ना है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि न्यूज़पेपर के जो हेडलाइंस होते हैं, आप जब भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाओगे, चाहे द हिंदू हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, तो उसमें जो आपको हेडिंग मिलेगा वो मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जैसे पीएम साइंस डील, ठीक है। और जो कमेंट्री मिलेगी आपको स्पोर्ट्स की, वो भी मिलेगी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। थर्ड रूल जो है वो हमारा देखो है, निकट भविष्य के किसी प्लान्ड कार्य को व्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। अब देखो इसको समझना ध्यान से, ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हिंदी में जो होता है वो गा गे गी होता है, ठीक है, किसमें होता है, गा गे गी होता है। मतलब क्या, देखो हिंदी जैसे होता है ना कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, प्रधानमंत्री क्या करेंगे, कल आएंगे, ठीक है, पर यहाँ पे देखना ध्यान से, प्रधानमंत्री कल आएंगे, प्रधानमंत्री कल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कल आएंगे में वर्ड आ रहा है क्या, आएंगे, ठीक है, वर्ड क्या आ रहा है, आएंगे। अब क्या करते हैं, हिंदी में देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं फ्यूचर टेंस का है, लेकिन नहीं, ये भी किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी आता है प्रेजेंट एंड डेफिनेट के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है श्योर एक्शन, ठीक है, श्योर एक्शन टू बी इन फ्यूचर टाइम, मतलब भविष्य में होने वाली निश्चित घटनाओं को भी हम किसमें व्यक्त करते हैं, तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में व्यक्त करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए द प्राइम मिनिस्टर लीव फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, मतलब क्या है, प्रधानमंत्री जो है वो चाइना के लिए अगले सप्ताह निकलेंगे, ठीक है, अगले सप्ताह निकलेंगे, कौन, प्रधानमंत्री जो है चाइना के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि वो फ्यूचर में निकलेंगे, लेकिन बात अभी ही कर दी जा रही है, मतलब क्या है, वो डेफिनेट काम होगा, ठीक है, यानी प्लान्ड वर्क हो गया, ठीक है, इसके होने के जो चांसेज है वो 99% है। तो इस तरह के जब भी सेंटेंस हो तो वो भी किस में आएंगे, तो हमारे आएंगे प्रेजेंट एंड डेफिनेट में। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। अब देखो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन की बात करते हैं, फॉर्मूले की बात करते हैं। तो देखो क्या है, स्ट्रक्चर याद करना जरूरी हो जाता है, और स्ट्रक्चर याद करना बहुत आसान है। अगर आपने एक बार देख लिया स्ट्रक्चर, समझ गया स्ट्रक्चर, तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हो किसी भी टेंस का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें बता देता हूँ आपको स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रक्चर 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसमें नहीं दिए हुए 6 प्रकार के, लेकिन स्ट्रक्चर कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। इसमें देखो क्या क्या होता है हमारा, सबसे पहला होता है अफर्मेटिव, ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक क्रिया, ठीक है, कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक क्रिया, मतलब जिसमें सकारात्मक की बात होगी, ठीक है, मतलब पॉजिटिव की बात होगी। और दूसरा क्या है, निगेटिव, ठीक है, दूसरा हमारा आएगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब क्या, नकारात्मक, ठीक है, तो उसमें निगेटिव की बात आएगी। थर्ड हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, थर्ड हमारा क्या आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्न वाले क्वेश्चन होंगे इसमें। और नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, इंट्रोगेटिव निगेटिव।
और नेक्स्ट हमारा आएगा क्या, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, और उसके बाद आएगा डब्ल्यू एच निगेटिव। ठीक है, मतलब डब्ल्यू एच से शुरू होंगे, लिख पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, फोन पे, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो अब देखो इन्होंने जो लिखा है उसे मैं समझाता हूँ आपको। दिया हुआ है पॉजिटिव, सबसे पहला पॉजिटिव दिया हुआ है, तो पॉजिटिव के लिए यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले इधर देखना, अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू और प्लूरल हो तो, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट, आई, ठीक है, और वी, दे, यू और प्लूरल हो तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, और वी वन लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाएंगे, निगेटिव जब सेंटेंस बनाना होगा या इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हम डू लगाएंगे, और जब हमें पॉजिटिव बनाना होगा तो वी वन लगाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो वी वन का क्या चक्कर है, तो किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, ठीक है, वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर और वी फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, गो, ठीक है, वेंट, गॉन और गोइंग और गोज, ठीक है, गोइंग और गोज। अब यहाँ पे देखना बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सिर्फ दो का यूज करते हैं, एक तो यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और दूसरा यूज करेंगे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी कि एक तो पहला फॉर्म वर्ब का और एक तो क्या, दूसरा पांचवा फॉर्म, ठीक है। तो याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ दो का यूज करते हैं, एक हम यूज करते हैं वर्ब वन का, दूसरा यूज करते हैं वर्ब फाइव का। तो वर्ब वन तो सीधे आता है, ठीक है, वर्ब वन सबको याद रहता है। वर्ब फाइव हम कैसे बनाते हैं, तो वर्ब फाइव को बनाने के लिए हम किसी भी वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं, एस या ई एस ऐड कर देने से वो क्या हो जाता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, ठीक है, या फिर वी हो, दे हो, यू हो या फिर कोई प्लूरल हो, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डोंट। यहाँ पे देखना डू नॉट और डोंट का क्या चक्कर है, तो डू नॉट हम पहले यूज करते थे, ठीक है, लेकिन अब शॉर्ट फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं, डोंट यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पहले हम डू नॉट का यूज करते थे, लेकिन अब हम क्या करने लगे हैं, शॉर्ट फॉर्म में डू के साथ ही नॉट ऐड कर देते हैं, तो डोंट का यूज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डोंट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव बनाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यानी कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, सिंपली आपको जो एक्सुलरी वर्ब है, एक्सुलरी वर्ब क्या होता है, डू डज जो यहाँ पे दिया हुआ है उसे हम पहले कर देंगे, तो इसमें हमें डू क्या कर देना है, फर्स्ट में कर देना है, और डू के बाद ठीक बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वी वन लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखो निगेटिव जब बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डू सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगा देंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो डोंट भी कर सकते हो, मैंने बताया कि पहले हम कैसे यूज करते थे, पहले हम डू नॉट का यूज करते थे, लेकिन अब शॉर्ट फॉर्म में हम किसका यूज करते हैं, डू नॉट के जगह पे हम डोंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव निगेटिव बना सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे देखो क्या है यहाँ पे दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो वी प्ले क्रिकेट, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, वी प्ले क्रिकेट। तो देखो ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया सब्जेक्ट, ये हमारा बन गया क्या, वर्ब, और ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब कंफ्यूज मत होना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो समझाता हूँ आपको, सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, ठीक है, जो काम करता हो, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जो काम करता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। या फिर ऐसे याद रखो, जिसके सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो या बात की जाती है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ब क्या होता है, तो वर्ब होता है कि जो काम किया जा रहा है, ठीक है, जिस भी प्रकार का काम किया जा रहा है वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे प्ले क्या हो गया, वर्ब हो गया। और क्या किया जा रहा है भाई, तो देखो क्रिकेट खेला जा रहा है, क्या खेला जा रहा है, तो क्रिकेट खेला जा रहा है। तो यहाँ पे बात होगी क्या, कि ये ऑब्जेक्ट है, मतलब जिस पर काम घटित हो, ठीक है, जिस पर काम घटित हो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात हो रही थी कि आई, वी, दे, यू और प्लूरल, ठीक है, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो प्ले क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो वी प्ले क्रिकेट। अब अगर नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या लगाएंगे, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट या फिर वी डोंट प्ले क्रिकेट, ठीक है, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट या फिर वी डोंट प्ले क्रिकेट। चलिए ये हो गया। अब देखिए क्या है, हाँ अब देखो इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, कि डू वी प्ले क्रिकेट,
सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, एवी वर्ब को आगे कर देंगे यानी एक्सुलरी वर्ब को, ठीक है। यानी एवी को हम आगे कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और क्या क्वेश्चन मार्क, तो डू वी प्ले क्रिकेट हो गया यहाँ पे। और उसी तरह से आगे जो बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो यहाँ पे लगा देंगे डोंट, और यहाँ पे लगा देंगे वी, और यहाँ पे लगाएंगे प्ले, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जहाँ पे लिख देंगे क्रिकेट, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो डोंट वी प्ले क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो देखिए अब बात होगी यहाँ पे कि और सब जो सब्जेक्ट है, जैसे ही है, सी है, इट है, नेम है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक डाटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का जो हमारा डाटा होता है ना, तो देखो क्या है यहाँ पे, पर्सन में ये होता है आई, ठीक है, ये होता है वी यहाँ पे, और ये होता है यू, और ये होता है क्या, यू, ठीक है। और इसमें होता है ही, सी, इट, और इट के बाद और होता है नेम, ठीक है, ही, सी, इट, नेम। और इसमें आपको याद रखना है दे। तो सिर्फ ही, सी, इट, नेम के साथ ही वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। ही, सी, इट और नेम के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, मतलब पांचवा फॉर्म लगाएंगे। तो अब याद रखना, और बाकी जितने भी हैं उनके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है, प्लस एस या ई एस। तो याद रखिएगा यहाँ पे V1 इसलिए इन्होंने लिखा है कि आगे चल के इन्होंने ऐड किया है एस या ई एस, यानी कि किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में चेंज करने के लिए हम एस या ई एस ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल की बात करूं तो वह क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा तो वह क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ से लगेगा ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, वो क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे देखो ये जो प्लेज आया है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आया है, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म, पांचवा फॉर्म, ठीक है। अब इसका जब निगेटिव बनाना होगा तो हम बनाएंगे ही डजंट या डज नॉट, ठीक है, ध्यान देना फिर से, ही डजंट या ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट या फिर ही डजंट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे देखो हम लगाएंगे डज, ठीक है, क्या लगाएंगे, डज। और इसके पहले हमने आई, वी, दे, यू के साथ क्या लगाया था, डू, लेकिन हम ही, सी, इट, नेम के साथ लगाएंगे डज। क्यों, क्योंकि इसका जो ई एस है या एस है वो किसके साथ जुड़ गया, तो डज के साथ जुड़ गया, ठीक है। ऐसे हम याद रख सकते हैं इसे। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब जब इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, डज को आगे कर देंगे, ठीक है, एक्सुलरी वर्ब को आगे कर देंगे, डज ही प्ले क्रिकेट, ठीक है, डज ही प्ले क्रिकेट, यानी क्या वो क्रिकेट खेलता है। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं करेक्ट करने के लिए कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इसे देख लेते हैं हम। तो देखो दिया हुआ है व्हाट ही नोज अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में क्या जानता है। तो देखो सेंटेंस ही गलत है, सेंटेंस ही क्या गलत है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है क्योंकि क्वेश्चन लग गया, और जब क्वेश्चन लग गया तो हम एक्सुलरी वर्ब को कहाँ रखेंगे, आगे रखेंगे, ठीक है। तो एक्सुलरी वर्ब को आगे रखेंगे किसके आगे, तो सब्जेक्ट के आगे रखेंगे, ठीक है। एक्सुलरी वर्ब को किसके आगे रखेंगे, तो सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, तो ही के पहले हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डज ही नो अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में क्या जानता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये प्रश्न वाला सेंटेंस नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आगे, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ ही नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या डज को आगे नहीं करते, ठीक है, इसीलिए हम सब्जेक्ट के पहले डज नहीं लगाते। ऐसा नहीं कि सर आप बोलोगे सर यहाँ पे भी व्हाट है, यहाँ पे भी सर व्हाट है, तो यहाँ पे आपने लगवा दिया डज, और यहाँ पे सर यहाँ पे आ ही नहीं रहा डज। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या था, क्वेश्चन था, और क्वेश्चन का फॉर्मेट में आपको क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि डज प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तब हम जाकर के क्या लगाएंगे, डज को पहले लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, बात समझ में आ गई। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है द अपील ऑफ द विक्टिम टू ट्रांसफर द केस रिलेटेड टू राइट्स। अब यहाँ पे देखो द अपील यही क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। द अपील ऑफ द विक्टिम्स टू ट्रांसफर द केसेस रिलेटेड टू राइट्स टू सम अदर स्टेट्स। अब यहाँ पे देखो डू क्या है, डू जो है वर्ब है, ठीक है, डू क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो ये जो डू है वो गलत है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गलत है। देखो अपील क्या है, अपील सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब भी होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए, तो इसके साथ क्या लगना चाहिए, यहाँ पे डज लगना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे देख लो स्टेट्स है, तो स्टेट्स देख लिया आपने, तो यहाँ पे आपने लगा दिया डू,
तो नहीं, ऐसा नहीं, आपको यहाँ पे ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लो क्या है। पहले वाक्य में व्हाट का प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जा रहा है, मतलब कहीं पे भी देखो जब सवाल जब पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस जब पूछे जाते हैं तो वहां पे हम व्हाट के बाद क्वेश्चन फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरे वाक्य में वाक्य दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, इसमें देखो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, कौन कौन, आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, ठीक है। अतः व्हाट के बाद का सेंटेंस का फॉर्म ना करें, ठीक है, सेंटेंस का प्रयोग ना करें, क्योंकि देखो क्वेश्चन फॉर्म का है ही नहीं। तो इसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है थर्ड में देखो दिया हुआ है कि एक वाक्य में वर्ब उसका सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। तो आपको बताया मैंने कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, याद रखिएगा, ठीक है। इस फॉर्म को हमेशा आपको याद रखना है। अब देखो बात आ रही है क्या, दूसरी, यहाँ पे दूसरा जो टेंस दिया हुआ है वो है सिंपल पास्ट। देखो इसमें क्या है, इसमें बस एक ही चीज दी हुई है इसमें कि जो देना चाहिए था कंटिन्यू, प्रेजेंट का पहले खत्म करना चाहिए था, पास्ट का फिर खत्म करना चाहिए था, फिर फ्यूचर का खत्म करना चाहिए, तो ऐसा इसमें नहीं दिया हुआ है। इसमें सिंपली क्या दिया हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, मतलब सिंपल प्रेजेंट है, उसके बाद इन्होंने सिंपल पास्ट दे दिया, उसके बाद ये सिंपल फ्यूचर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, जो कार्य खत्म हो चुका हो वह सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है, मतलब जो हम काम कर चुके हैं। और एक चीज और मेरी तरफ से इसमें जोड़ लो कि जो हम काम कर चुके हैं और उसका जो इफेक्ट है प्रेजेंट में नहीं पड़ रहा है तो ही वो पास्ट टेंस होगा, ठीक है। मेरे तरफ से भी एक लाइन जोड़ लो आप कि जो कार्य खत्म हो चुका है वह सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है और उसका प्रभाव प्रेजेंट में नहीं पड़ना चाहिए या नहीं पड़ता हो, वही पास्ट टेंस कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, आई सा यू बट यू डिड नॉट सी मी, मैंने तुम्हें देखा था पर तुमने मुझे नहीं देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो फॉर्मेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस V2 का होगा मतलब क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, इसके फॉर्मूले जो दिए हुए हैं यानी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको समझिएगा आप। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी हो, ठीक है, आई हो, यू हो, ही हो, सी हो, इट नेम हो, सबके साथ हम V2 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं, ही वेंट टू पटना, ही वेंट टू पटना, वो पटना गया था, ठीक है, ही वेंट टू पटना। तो अब यहाँ पे ध्यान देना क्या है, ये सब्जेक्ट है ही हमारा, वेंट क्या है, तो वेंट जो है वो V2 है, ठीक है, गो का ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। गो के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, तो गो के फॉर्म्स होते हैं गो, वेंट, ठीक है, गॉन, गोइंग और गोज, तो ये V2 है। और टू पटना क्या हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, वो पटना गया था, वो पटना गया था, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, दूसरी जो है वो हमारा पहला समझ में आ गया आपको अफर्मेटिव का। अब निगेटिव समझो, निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में हमें डिड नॉट ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे ही डिड नॉट गो टू पटना, ठीक है, गो टू पटना। अब यहाँ पे देखना डिफरेंस क्या है, हमने जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा उसमें हम लगाते थे डू नॉट या डज नॉट, ठीक है, क्या यूज करते थे हम, डू नॉट या डज नॉट, लेकिन इसमें हम यूज करेंगे डिड नॉट, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, पास्ट का बात हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे डिड नॉट का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम डिड को पहले लगाते हैं। तो देखो एक्सुलरी वर्ब को सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने के लिए एक्सुलरी वर्ब को यानी कि एवी को एक्सुलरी वर्ब को हम पहले लगाते हैं, ठीक है, किसके पहले, तो सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद निगेटिव दिया हुआ है इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी क्या है, डिड को पहले लगा दिया गया है। हम यहाँ पे डिडंट भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि डिड नॉट का पहले यूज करते थे हम, लेकिन अब जो है मतलब मॉडर्न फॉर्म में डिड के साथ ही नॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो डिडंट सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, समझ में आ गया आपको स्ट्रक्चर। अब इससे रिलेटेड देखो कुछ दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है, ये पढ़ना जरूरी हो जाता है। अगर वाक्य की शुरुआत इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम से हो तो उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि किसी भी वाक्य का मतलब किसी भी सेंटेंस का अगर शुरुआत, ठीक है, इट्स टाइम से हो, किससे, याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस का शुरुआत अगर इट्स टाइम से हो, ठीक है, इट्स टाइम का मतलब क्या, इट इज टाइम होता है, ठीक है। तो इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम से हो तो सब्जेक्ट का प्रयोग, ठीक है, सब्जेक्ट का प्रयोग जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है एग्जांपल, इट्स टाइम यू शुड स्टडी,
इट्स टाइम यू शुड स्टडी। तो यहाँ पे देखो क्या है, गलत फॉर्म है, यहाँ पे शुड लगा दिया इन्होंने। तो हमने अभी क्या पढ़ा, इट्स टाइम से अगर कोई भी सेंटेंस शुरू हो तो उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इट्स टाइम यू स्टडीड। ठीक है, तो स्टडीड क्या है, स्टडी जो है, स्टडीड वो स्टडी का V2 है। ठीक है, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडीड जो है उसका सेकंड फॉर्म हो गया। ठीक है, लेकिन लेकिन देखो यहाँ पे दिया हुआ लेकिन अगर इट्स टाइम के बाद टू का प्रयोग हो तो टू क्या हो जाता है, देखो टू जो है इन्फिनेटिव हो जाता है। ठीक है, टू क्या है, इन्फिनेटिव है, और टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, टू के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अगर आपने पहले कभी भी पढ़ा होगा टेंस या फिर वर्ब, तो आपको पता होगा कि टू जो है इन्फिनेटिव है और टू हमेशा अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म लेता है। ठीक है, इट्स टाइम टू स्टडी, इट्स टाइम टू स्टडी। अब देखो इट्स टाइम के बाद आ गया टू, और टू के बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी सेंटेंस इट्स, ठीक है, इट्स टाइम से शुरू हो या इट्स हाई टाइम से शुरू हो और उसके बाद अगर टू नहीं हो तो उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन इट्स टाइम से सेंटेंस शुरू हो और उसके बाद अगर टू हो तो उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिया हुआ है, देखो एक एग्जांपल, यू डू कम हेयर एवरी डे, यू डू कम हेयर एवरी डे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ही डिड मेक अ मिस्टेक। ठीक है, ही डिड मेक अ मिस्टेक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद रखिएगा। ठीक है, और ऐसे भी मॉडल एक्सुलरी वर्ब के साथ फर्स्ट का पहला फॉर्म ही लगता है। ठीक है, याद हो गया आपको, याद रखिएगा। अब देखो क्या है, दिया हुआ है, जनरली दिया हुआ है, एक वाक्य में डू डज और डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में, ठीक है, रूप में पॉजिटिव वाक्य में प्रयोग नहीं होता। अगर मेन वर्ब पर जोर देना हो तो डू डज डिड का प्रयोग मेन वर्ब के पहले करते हैं। ऐसे में वाक्य मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक ठाक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, देखो यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है, डू डज और डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता है। ठीक है, पॉजिटिव वाक्य में हम इसका यूज करते ही नहीं है। जब भी हम करेंगे तो ही डू नॉट, सॉरी ही डज नॉट ही करते हैं। ठीक है, आई डू नॉट या फिर ही डज नॉट या ही डिड नॉट, जब भी निगेटिव बनाना होता है तो ही करते हैं, पॉजिटिव सेंस में इसका यूज नहीं करते। लेकिन अगर मेन वर्ब पर जोर देना हो, ठीक है, किसी को क्या एम्फेसाइज करना हो या फिर किसी पे जोर डालना हो, किस पे, मेन वर्ब पे जोर डालना हो, तो हम डू डज और डिड का प्रयोग मेन वर्ब के पहले करते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य में मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो वही दिया हुआ है, मतलब देखो इस पे हमें जोर देना है तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, फर्स्ट का वर्ब का पहला फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यू डू कम हेयर एवरी डे, या फिर ही डिड, यहाँ पे डिड अगर नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता, मेड होता। ठीक है, यहाँ पे अगर डिड नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता, मेक की जगह पे मेड होता। ठीक है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म होता। लेकिन यहाँ पे डिड लगाया है हमने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें जोर देना है मेक पे। ठीक है, हमें मेन वर्ब पे जोर देना है, इसलिए इसका क्या करेंगे, हम पहला फॉर्म लगाएंगे, मेक लगाएंगे। अब देखिए आगे जो है, अगली जो बात आ रही है वो हमारी आ रही है कि अगर वाक्य में भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो साफ बात है, अगर भूतकाल का मतलब बात की जा रही हो, भूतकाल का मतलब पास्ट टाइम की बात की जा रही हो, तो सिंपल सी बात है, जब पास्ट टाइम की बात की जा रही है तो हम किसका यूज करेंगे, पास्ट टेंस का यूज करेंगे, ना कि प्रेजेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आई हैव कम अस्टरडे। तो यहाँ पे देखो मैं कल आया, तो एक कल की बात हो रही है ना, तो जब कल की बात हो रही है, अस्टरडे की बात हो रही है, तो हम कैसे लगा सकते हैं, हैव। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे और पास्ट टेंस का यूज करेंगे कि आई केम अस्टरडे, मैं कल आया था। ठीक है, आई केम अस्टरडे, मैं कल आया था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वो दिया हुआ है सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या दिया हुआ है, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो देखो यहाँ पे हमने पढ़ा क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, अब है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, जो कार्य भविष्य में होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो कार्य कब होगा, भविष्य में होगा, मतलब अभी हुआ नहीं है, ना ही हुआ था, मतलब होने वाला है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस पे क्या हो रहा है, गा पे बात आ रही, मैं तुमसे मिलूंगा, मतलब अभी मिला नहीं हूं। तो यहाँ पे देखना क्या है, फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला में पॉजिटिव में आपको क्या लगाना है, बस सिंपली सब्जेक्ट के साथ शैल विल का यूज कर देना है। ठीक है, क्या करना है आपको, सब्जेक्ट के साथ शैल विल का यूज करना है, वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है, बाकी आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस पहला याद कर लो कि फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट के साथ शैल विल का यूज होता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आई शैल मीट यू, आई शैल, तो यहाँ पे देखो आई सब्जेक्ट है, शैल या विल। ठीक है, तो आई शैल मीट यू, उसके बाद क्या लगाएंगे, आई शैल नॉट मीट यू। ठीक है, तो देखो सेल के साथ, सेल नॉट के साथ हम सेंट भी लगाने लगे हैं आजकल।
देखो दिया हुआ है सेंट, SHANT, मतलब क्या सेल प्लस नॉट को मॉडर्न में ऐड कर दिया गया है और मॉडर्न में हम आई सेंट का यूज करते हैं या फिर आई वांट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी पहले वाली की ही तरह बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, सेल प्लस विल, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखो दिया हुआ क्या, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल। तो आजकल क्या हो रहा है, पहले हम लगाते थे आई के साथ सेल, ठीक है, लेकिन आजकल हम आई के साथ विल भी लगाते हैं। मतलब क्या, अब क्या है, अब इसमें दिक्कत नहीं है, आप सेल के साथ किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल लगा सकते हो या सेल लगा सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी पाबंदी नहीं दी गई है। बाकी इस जो है देखो निगेटिव बनाया गया है, निगेटिव बता दिया आपको कि सेल प्लस नॉट के साथ क्या, इसको जो शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया है वो सेंट बनाया गया है। क्या बनाया गया है, सेंट, ठीक है। और विल प्लस नॉट को क्या बनाया जाएगा, तो विल प्लस नॉट को बनाया गया वांट, ठीक है। क्या बनाया जाएगा, वांट, दोनों को ऐड करके। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सेल नॉट और विल नॉट में। तो सेंट उसको पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, वांट पढ़ते हैं। अब देखो क्या दिया हुआ है कि सेल और विल का प्रयोग मॉडल में विस्तार में दिया गया है। मतलब अब जो मॉडल वर्ब पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे सेल और विल का यूज। अब देखो यहाँ पे बात आ रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। हमारा जो है सिंपल फ्यूचर टेंस खत्म हो गया, अब हमारा सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, तो कॉन्टिन्यू का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने आपको क्लियर करवाया था कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ताकि क्या हो, आपको आगे समझने में परेशानी नहीं हो। तो देखो कॉन्टिन्यू का मतलब मैंने क्या बताया, जारी रखना, ठीक है, कोई भी काम क्या हो, कंटिन्यूटी बनी हो उसमें, जारी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूं और काम हो रहा है, वो कहलाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो के अंतर्गत आता है, तो देखो दिया हुआ है आई एम स्टडिंग टेंस नाउ, मैं अब क्या पढ़ रहा हूँ, टेंस पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, मतलब मेरे बोलने के साथ साथ काम भी क्या है, कंटिन्यू है, जारी है, ठीक है। कई बार कार्य जारी अवस्था में होते हुए भी दिखाई नहीं देते। ऐसा होता है कि कई बार जो है कार्य जारी है फिर भी हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है, पर उन्हें भी हम किस में रखते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं, उसी में रखते हैं, कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। जैसे देखो कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड, कोस्टल एरियाज क्या होते जा रहे हैं, सबमर्ज होते जा रहे हैं। तो हम वो दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें पता है कि वो किस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा, ठीक है। जैसे देखो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, पॉपुलेशन जो है दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो ये चीजें हमें दिख नहीं रही है, लेकिन इसको भी हम किस में, किस फॉर्म में रखते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कैटेगरी में ही रखते हैं, ठीक है। मतलब जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब देखो क्या है, और एक नोट में देखना, निकट के भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या है समझना, कि मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था कि प्रधानमंत्री, ठीक है, मतलब पीएम, पीएम कम्स टुमारो, ठीक है। यहाँ पे देखना एक एग्जांपल देता हूँ, पीएम कम्स टुमारो मतलब प्रधानमंत्री कल आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, श्योर एक्शन टू बी इन फ्यूचर टाइम, मतलब एक श्योर एक्शन दे दिया है कि नहीं ये काम होगा, तो वो भी हम किसके अंतर्गत रख रहे थे, तो सिंपल प्रेजेंट के अंदर रख रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो उसी तरह से इसमें भी होगा कि भविष्य में होने वाली निश्चित घटना को हम किस में रखते हैं, होने वाली घटना को हम रखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। जैसे दिया हुआ आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल कहाँ जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, तो मैं अभी गया नहीं हूँ, लेकिन मैं कल जा रहा हूँ, तो उसको भी हम किस में रखेंगे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखेंगे, ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन है, जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, वो होता है क्या, देखो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो V1 प्लस आई एन जी में कंफ्यूज मत हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे रखो V4 को, ठीक है। मतलब क्या, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आई एम गोइंग टू पटना, देखो यहाँ पे दिया हुआ है आई एम गोइंग टू मुंबई, तो उसी तरह से आप ले लो आई एम गोइंग टू मुंबई, ठीक है, मैं मुंबई जा रहा हूँ, ठीक है, टुमारो अभी हटा दो आप। तो देखो यहाँ पे क्या है, जब इसका इसमें जो सब्जेक्ट है इज एम आर, तो आई के साथ हम एम लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, तो किसी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए किसी भी वर्ब के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, आई एन जी लगाते हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है निगेटिव कि आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई, हमको सिंपली क्या कर देना है, नॉट लगा देना है। अब यहाँ पे देखो कि इज नॉट भी हम बोल सकते हैं और इजंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इज नॉट भी बोल सकते हैं और हम क्या बोल सकते हैं, इजंट भी बोल सकते हैं, आर नॉट भी बोल सकते हैं और अरंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आर नॉट भी बोल सकते हैं और अरंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या शॉर्ट फॉर्म हो रहे हैं, इसके क्या हो रहा है, शॉर्ट फॉर्म हो रहा है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, इज एम आर को आगे लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है।
क्या लगाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे एम आई गोइंग टू पटना, क्या मैं पटना जा रहा हूँ। एम आई गोइंग टू मुंबई, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है। अब देखो क्या है, एम नॉट का कोई कॉन्स्ट्रक्टेड फॉर्म नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन टैग में अरंट का प्रयोग किया जाता है। अब देखो क्या है, इसका कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, मतलब क्या, जैसे देखो जब क्वेश्चन टैग पढ़ोगे ना, ठीक है, आई एम रेडी, जैसे एक क्वेश्चन जो होता है, देखो क्वेश्चन टैग जब हम पढ़ते हैं आई एम रेडी, क्वेश्चन टैग से भी क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, तो देखो दिया हुआ आई एम रेडी। अब इसका बोल देगा कि आप क्या बनाओ, क्वेश्चन टैग बनाओ, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो बनता है अरंट आई, क्या नहीं हूं, बोलता है कि मैं तैयार हूं, ठीक है, मैं तैयार हूं, इसका बनाइए क्या, क्वेश्चन टैग, तो इसका क्वेश्चन टैग जो बनता है अरंट आई, क्या तैयार नहीं हूं। तो यहाँ पे देखो एमंट नहीं होता है, क्या होता है यहाँ पे, अरंट होता है, तो इसको याद रखना, ये बहुत काम आएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, आई एम फाइन, अरंट आई, ठीक है, मैं ठीक हूं, अरंट आई, क्या नहीं हूं। तो यहाँ पे देखो अरंट, एमंट नहीं होता, क्या होता है यहाँ पे, अरंट होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, इज एम आर का प्रयोग, ठीक है, तो इज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो ही सी इट नेम के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, यानी सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एम के साथ आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मतलब आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, ये फिक्स है, समझो आई ने बिल्कुल खरीद लिया है एम को, तो आई के साथ किसका, एम का, और आर का प्रयोग किसके साथ, प्लूरल के साथ, यानी कि यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ऑल के साथ। ठीक है, तो प्लूरल क्या होता है, प्लूरल होता है कि एक से दो व्यक्ति हो, ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति जहां पे आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे। ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु जब आ जाए तो उसको हम कहते हैं प्लूरल। ठीक है, और जब एक व्यक्ति या वस्तु रहे तो उसे हम कहेंगे सिंगुलर। अब देखो एग्जांपल दिए हुए नोट में, माय फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड माय ब्रदर इज स्टडिंग इन अ स्कूल। अब यहाँ पे देखो बात क्या आ रही है कि माय फादर इज वर्किंग इन अ बैंक, मेरे पिताजी कहाँ काम कर रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड माय ब्रदर इज स्टडिंग इन अ स्कूल, देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे गलती क्या है देखना, माय फादर वर्क्स इन अ बैंक, मेरे पिताजी काम कहाँ करते हैं, तो मेरे पिताजी काम करते हैं बैंक में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माय ब्रदर स्टडीज इन अ स्कूल। अब आपको याद आ रहा होगा कुछ, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि डेली एक्शन के लिए या फिर रूटीन वर्क के लिए या फिर हैबिट के लिए हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये तो हमारी भाई रूटीन की बात हो रही है ना, कि माई फादर मेरे, ऐसा समझो मेरे पिताजी एक कंपनी में काम करते हैं और मेरा भाई पढ़ाई करता है, तो ये रूटीन की बात हो रही है, आदत की बात हो रही है ना। तो देखो इन्होंने क्या लगा दिया, वर्किंग लगा दिया है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस का यूज कर दिया है, जो कि यहाँ पे सरासरी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो दिया हुआ है, जब वाक्य रूटीन में हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग ना करे, बल्कि किसका प्रयोग करे, सिंपल प्रेजेंट का, यानी कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट का यूज करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कार्य में ऐसा हो जो कुछ अवधि के लिए रूटीन एक्शन रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बात याद रखने वाला लायक क्या है, कि ऐसा ऐसा सेंटेंस, ठीक है, जिसमें बात हो रही है कुछ देर के लिए वो रूटीन के लिए हो, किसके लिए हो, कुछ देर के लिए रूटीन में हो, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं हो, बस कुछ क्षण के लिए हो, कुछ देर के लिए हो, कुछ समय के लिए हो, तो उसका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउ अ डेज, मतलब आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब ये मेरी रूटीन नहीं है, बस कुछ समय के लिए मैं इसे कर रहा हूँ, हमेशा के लिए मैं इसे नहीं करूंगा। आगे बात समझ में, चलो अब देखो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में देखो क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में बात आ रही है यहाँ पे, जो कार्य भूतकाल में हो रहा था वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। मतलब क्या हो रहा था, कंटिन्यूटी कहाँ हो रही थी, तो वो जो कंटिन्यूटी बनी हुई थी वो बनी हुई थी पास्ट में। ठीक है, यानी जो बीत चुका समय था उसमें बनी हुई थी। जैसे आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा था, ठीक है, मैं क्या कर रहा था, आम खा रहा था, तो कब खा रहा था, पास्ट में कंटिन्यूशन बनी हुई थी मेरी। ठीक है, पास्ट में कंटिन्यू चीज हो रही थी मेरी, तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ठीक है, कब कर रहा था, तो पास्ट में। इसका जो फॉर्मेशन बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, V1 पे मत जाना, ठीक है, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सीधे लगाइए, आई वॉज वेटिंग, आई इसमें सब्जेक्ट हो गया, वॉज इसमें क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, एक्सुलरी वर्ब भी बोल सकते हो, और वेटिंग इसमें क्या हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, और यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और जब निगेटिव बनाना हो तो वॉज के साथ नॉट लगा दो, ठीक है, किसके साथ लगा दो, वॉज के साथ नॉट लगा दो, इसे वॉजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, वॉजेंट भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या फिर वर के साथ। ठीक है, इसे हम वेयर नहीं पढ़ते, ध्यान रखना, इसे हम पढ़ते हैं वर,
ठीक है। तो वर के साथ क्या लगा दो, नॉट लगा दो। और या फिर शॉर्ट फॉर्म बनाना है तो आपको बनाना है क्या, वरंट। ठीक है, क्या बनाना है, वरंट। तो अब यहाँ पे हो गया, आपको अफर्मेटिव भी समझ में आ गया, निगेटिव भी समझ में आ गया। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, वाज ऑब्लिक वर्ब फर्स्ट में कर दो, यानी कि एक्जुअली वर्ब फर्स्ट में कर दो, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वी वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो वॉजंट और वरंट पहले कर दो, फिर सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस आईएनजी दिया हुआ, मतलब क्या, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब देखो बात आ रही कि वाज और वर्ब का प्रयोग कहाँ पे करें। तो देखो वाज का प्रयोग करेंगे ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ। किसके साथ, ही सी इट नेम सिंगुलर और आई के साथ हम किसका करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और वर्ब का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, प्लूरल के साथ और ऑल के साथ हम करेंगे वाज और वर्ब का प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है कि काल्पनिक वाक्यों में सब के साथ मतलब सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। काल्पनिक वाक्य यहाँ पे समझो, पूरा सेंटेंस अभी नहीं पढ़ूंगा मैं। काल्पनिक वाक्य समझो क्या होता है, काल्पनिक का मतलब होता है इमेजिनरी सेंटेंस, जिसको हम इमेजिन करके बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारी सिर्फ क्या है, कल्पना है। ठीक है, क्या है, कल्पना है। मतलब देखो क्या है, काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग होता है, चाहे वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में हो। ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं क्या, कल्पना की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कल्पना के। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर अ बर्ड, मैं क्या होता, मेरी इच्छा है कि मैं पंछी होता। तो ये उनकी कल्पना है, तो यहाँ पे आई के साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। ठीक है, ये सेंटेंस बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार रिपीट होता है, तो इसे आप नोट कर ले और इस रूल को भी आप याद कर ले बिल्कुल, कि जब भी विश, ठीक है, विश यानी कल्पना की बात हो, इच्छा की बात हो, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वर स्लीपिंग, तो यहाँ पे भी देखो क्या, इच्छा की बात हो रही, कल्पना की बात हो रही है। ठीक है, प्रिटेंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर का लगाएंगे, यूज करेंगे। और यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, तो मेन वर्ब के रूप में वर का यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखो बात हो, अब हमारा कंप्लीट हो गया ये। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे सुनो, फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगी कोई भी काम। ठीक है, मतलब अभी तक हमने पढ़ा क्या, प्रेजेंट में कंटिन्यू रहेगी कोई भी बात, उसके बाद क्या, पास्ट में कंटिन्यू थी कोई भी बात, और फिर क्या, फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगी कोई भी बात। अरे गधे चिल्लाते रहेंगे सब। वी शैल बी टेकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले मंथ हम क्या कर रहे होंगे, तो एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, मतलब कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में, इस टाइम में। ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा, हम एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे बात हो रही है, देखो क्या, स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला को हम कैसे देखेंगे, ध्यान से देखना। तो फॉर्मूला में इसमें क्या होता है, सिंपली सेल और विल लगाते हैं और बी लगाते हैं। ठीक है, सेल और विल लगाएंगे और क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, सेल और विल और बी, सेल और विल के साथ हम बी यूज करेंगे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म यूज, सॉरी फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है कि वी, वी इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। सेल भी इसमें मैंने बताया, सेल भी और विल भी लगाते हैं। ठीक है, और टेकिंग इसमें क्या हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट का काम हो गया हमारा। तो देखो क्या है, उसके बाद देखो निगेटिव बनाने के लिए सिंपली हम नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सेल नॉट के साथ हम सेंट का यूज करते हैं, मतलब क्या, शॉर्ट फॉर्म में। और विल नॉट के जगह पर हम किसका यूज करते हैं, तो वांट का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर बार बार एक ही चीज को बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आप इसमें देख लेना। नेक्स्ट देखो क्या है, नोट दिया हुआ है, कुछ वर्ब्स का प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है। अब सबसे मेन पॉइंट आया है यहाँ पे टेंस का। ठीक है, सबसे जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, वो क्या है कि जितने भी वर्ब है ना, सारे वर्ब के फोर्थ फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, सारे जितने भी वर्ब है ना, सबके फोर्थ फॉर्म नहीं होते हैं, मतलब कुछ के नहीं होते, तो हम उनका यूज भी नहीं कर सकते फिर फोर्थ फॉर्म में। तो वो कौन कौन से वर्ब है, तो उन पे गौर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो गौर करो, पहला है वर्ब ऑफ परसेप्शन, यानी कि जो जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, उनके बारे में बात हो रही है कि सी का सीइंग नहीं होता। ठीक है, सी का सीइंग नहीं होता, तो भूलकर भी किसी भी सेंटेंस में अगर सी का सीइंग लगा हुआ है, तो आपको वो सेंटेंस एरर बता देना है कि हाँ भाई इसी में कॉमन एरर है। टेस्ट का टेस्टिंग नहीं होता, स्मेल का स्मेलिंग नहीं होता, हियर का हियरिंग नहीं होता, प्रीफर का प्रीफरिंग नहीं होता, प्लीज का प्लीजिंग नहीं होता, नोटिस का नोटिसिंग नहीं होता, और रिकॉग्नाइज का रिकॉग्नाइजिंग नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस,
तो यहाँ पे जो थिंकिंग है ना, थिंकिंग प्रोसेस, तो थिंक का थिंकिंग नहीं होता, नो का नोइंग नहीं होता, मीन का मीनिंग नहीं होता, माइंड का माइंडिंग नहीं होता, रिमेंबर का रिमेंबरिंग नहीं होता, सपोज का सपोजिंग नहीं होता। नेक्स्ट है वर्ब शोइंग पोजीशन, मतलब जो अधिकार दिखाता है उन सब वर्ब के लिए भी यूज नहीं होता आईएनजी। जैसे ऑन का ऑनिंग नहीं होगा, हैव का हैविंग नहीं होगा, बिलोंग का बिलोंगिंग नहीं होगा, कंप्राइज का कंप्राइजिंग नहीं होगा, पजेस का पजेसिंग नहीं होगा, कंटेन का कंटेनिंग नहीं होगा, कंसिस्ट का कंसिस्टिंग नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड। इसमें बिलीव का बिलीविंग नहीं यूज करते, लाइक का लाइकिंग नहीं होगा, डिसलाइक का डिसलाइकिंग नहीं, लव का लविंग नहीं होगा, एडोर का एडोरिंग नहीं, वांट का वांटिंग नहीं, विश का विशिंग नहीं, डिजायर का डिजायरिंग नहीं, हेट का हेटिंग नहीं, एग्री का एग्रिंग नहीं, ट्रस्ट का ट्रस्टिंग नहीं, और इमेजिंग का इमेजिनिंग नहीं। नेक्स्ट है वर्ब इन जनरल। तो देखो लुक का लुकिंग नहीं होगा, सीम का सीमिंग नहीं होगा, अपीयर का अपीयरिंग नहीं होगा, अफेक्ट का अफेक्टिंग नहीं होगा, रिजेंबल का रिजेंबलिंग नहीं होगा, कोस्ट का कोस्टिंग नहीं होगा, रिक्वायर का रिक्वायरिंग नहीं होगा, बिकम का बिकमिंग नहीं होगा, होप का होपिंग नहीं होगा, और रिफ्यूज का रिफ्यूजिंग नहीं होगा। मतलब क्या है कि इन सब वर्ब का आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होता। लेकिन हाँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल नहीं होता, कुछ कुछ स्पेशल केसेस में इनका यूज होता है, तो हमें उसी को याद रखना है। ठीक है, हमें उन्हीं पे ज्यादा फोकस करना है कि हाँ वो कौन से स्पेशल केसेस हैं जिनमें होता है और किन में नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, ही इज ऑनिंग अ कार। तो यहाँ पे ऑनिंग ना होकर के क्या होगा, यहाँ पे ही ऑन्स अ कार, मतलब उसका एक अपना क्या है, कार है। नेक्स्ट एग्जांपल समझो, दिया हुआ है कि दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, नहीं, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। ठीक है, दिस हाउस मतलब ये घर जो है मेरा है, मुझसे संबंधित है। नेक्स्ट है आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग। तो इसका क्या हो जाएगा, आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग। ठीक है, मीन का मीनिंग नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई एम सीइंग अ मैन स्टडिंग स्टैंडिंग देयर। तो यहाँ पे देखो सी का सीइंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा आई सी अ मैन स्टैंडिंग देयर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इन सब का किस में फॉर्म में यूज नहीं करना है, तो आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज करना है। नेक्स्ट देखो क्या है, अगर नोट में देखना, नोट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हैव का अर्थ अधिकार होना हो, हैव का अर्थ क्या हो, अधिकार होना हो, तो हैव में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अगर हैव का अर्थ निकलता है खाना, ठीक है, इंजॉय करना, हैव में आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। अब समझो यहाँ पे क्या बात हो रही है हैव की। अगर हैव का प्रयोग अधिकार के रूप में हो, ठीक है, जैसे अधिकार क्या है, देखो एग्जांपल देता हूँ, आई हैव अ कार, मेरे पास क्या है, एक कार है, तो इस कार पे क्या है, मेरा अधिकार है। ठीक है, मेरा अधिकार है। तो यहाँ पे अधिकार की जब बात हो ना, तो हैव के साथ हैविंग नहीं यूज करेंगे। ठीक है, आई एम हैविंग अ कार यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे क्या, आई हैव अ कार। लेकिन जब कोई भी मील इंजॉय कर रहे हो, कोई भी डिश इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, कोई भी खाना इंजॉय कर रहे हो, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव के साथ हैविंग का यूज कर सकते हैं। जैसे देखो आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, मतलब मैं क्या खा रही हूँ, केक खा रही हूँ, केक इंजॉय कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, तो वही है, आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई एम नहीं, यहाँ पे पोजीशन का शो हो रहा है, यानी अधिकार बता रहा है। ठीक है, लेकिन केक पे तो अधिकार नहीं बता रहा है ना, वो बस इंजॉय कर रहा है केक को। तो यहाँ पे आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आई एम हैविंग अ कार नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास क्या है, कार है। नेक्स्ट समझो, और भी समझना है इसमें कि थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर। ठीक है, जिनका प्रयोग सामान्य वाक्यों में आईएनजी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनका प्रयोग जो है आईएनजी में नहीं होता है, अगर भावनाओं को दर्शाने के लिए करते हैं। लेकिन अगर इनका प्रयोग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, भावनाओं को दर्शाने के लिए करते हैं, तब उनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में किया जा सकता है। जैसे देखो, आई एम थिंकिंग यू आर राइट, मैं सोच रहा हूं कि तुम सही है, तो यहाँ पे फीलिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लगाएंगे आई थिंक यू आर राइट, मैं सोचता हूं कि तुम क्या सही हो। लेकिन यहाँ पे दियो आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मतलब मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, तो यहाँ पे फीलिंग शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, फीलिंग शो कर रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, मतलब भावनाएं व्यक्त की जा रही है मेरी। नेक्स्ट देखो क्या है एग्जाम्पल, कि इट वॉज अपीयरिंग एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस। ठीक है, इट वॉज अपीयरिंग, तो यहाँ पे देखो अपीयर का अपीयरिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भावना का शो नहीं हो रहा है, फीलिंग नहीं बताया। तो आपको सेंटेंस पढ़ के ही पता चल जा रहा है कि किस सेंटेंस में फीलिंग बताई जा रही है और किस सेंटेंस में नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इट अपीयर्ड एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस। ठीक है, उसी तरह से यू आर लुकिंग गुड, ठीक है, यहाँ पे फीलिंग बता रही, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ कि तुम कैसे दिख रहे हो, तुम अच्छे दिख रहे हो। ठीक है, अपनी फीलिंग, अपनी भावना बता रहा हूँ कि तुम अच्छे दिख रहे हो, इसीलिए यहाँ पे लुक की जगह पे क्या हो गया, लुकिंग हो गया, वरना क्या होता है, यू लुक्स गुड। ठीक है, देखो अब क्या है,
अगली जो बात हो रही है वो हमारी हो रही है जीरंड की। जीरंड एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब का आईएनजी फॉर्म में होते हैं। तो आपको पता है, अगर आपने जीरंड पढ़ा होगा तो जीरंड हमेशा क्या आता है, आईएनजी में आता है। देखो क्या दिया हुआ है, बिंग इल, आई कुड नॉट कम, गेटिंग अ जॉब इज ही नाउ अ डेज, सीइंग इज बिलीविंग, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ये सब क्या है, जीरंड है। ठीक है, तैरना एक अच्छा एक्सरसाइज वगैरह है। ठीक है, एक्सरसाइज है, ये सब जितने भी है क्या है, वो हमारा जीरंड है। क्या है, जीरंड का यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ विस्तार से जानकारी के लिए वर्ब पढ़े। ठीक है, वर्ब पढ़ने की बात की जा रही है, तो वर्ब जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वर्ब की वीडियो इसकी मैं बना चुका हूँ। एक बात बताना भूल गया, वर्ब की इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आपने नहीं देखी तो वर्ब की वीडियो आप जाकर देख लें। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड क्या दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है सभी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग होता है, सभी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है कि बैट्स आर केपेबल ऑफ हियरिंग। अब यहाँ पे देखो ऑफ प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, सभी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है ऑफ के बाद हियरिंग का प्रयोग दे दिया है। ठीक है, द अल्ट्रासोनिक वेव्स, और यहाँ पे देखो दिया हुआ है वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग। तो यहाँ पे फ्रॉम भी क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आए तो हम क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म में लगाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वर्ब के प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब आए तो उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, परफेक्ट का मतलब मैंने बताया था परफेक्शन, मतलब जो काम कंप्लीटली खत्म हो चुका हो, लेकिन लेकिन क्या, उसका प्रभाव अभी प्रेजेंट में पड़ रहा हो। तो इन्होंने देखो डेफिनेशन क्या दिया है कि जो कार्य अभी अभी या हाल में फिलहाल में, ठीक है, हाल फिलहाल खत्म हुआ हो, वो प्रेजेंट टेंस में कहलाता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहलाता है। तो अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा, मेरी भी बातें थोड़ी सी ऐड कर लो यहाँ पे, कि जो काम हाल फिलहाल में क्या हुआ हो, खत्म हुआ हो, लेकिन उसका इफेक्ट, प्रभाव प्रेजेंट में भी पड़ रहा हो। ठीक है, उसका प्रभाव प्रेजेंट में भी थोड़ा थोड़ा पड़ रहा हो, तो वो कहलाएगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली, वो मतलब रिसेंटली में, आजकल में ही कहाँ आया है, तो दिल्ली आया है। ठीक है, कहाँ आया है, दिल्ली आया है। ठीक है, अब देखो क्या है, जब कार्य महत्वपूर्ण हो, ना कि कार्य होने का समय एवं कार्य होने का उल्लेख, समय का उल्लेख भी नहीं हो, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब देखो क्या है, दिया जा रहा है जब कार्य क्या हो, महत्वपूर्ण हो, मतलब इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, लेकिन समय का नहीं बताएगा, वो समय क्या है, कार्य क्या है, ये सब का उल्लेख नहीं है, तो उसका भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। एग्जांपल से समझना, वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, हमने क्या किया है, खूब प्रगति की है, प्रोग्रेस की है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो है इंपॉर्टेंस की बात नहीं की जा रही है, और ना ही काम की भी बात की जा रही है। ठीक है, ना ही वो क्या, देखो किस चीज में प्रोग्रेस कर रहा है ये नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, और समय का भी बात नहीं हो रहा कि कब प्रोग्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली लिख दिया वी हैव प्रोग्रेस अलॉट, का मतलब क्या, हमने ढेर सारी प्रगति की है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, वी हैव रिच्ड द मून, हम कहाँ पहुंच गए, मून पे पहुंच गए हैं। ठीक है, मतलब हम चंद्रमा पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे भी देखो प्रोग्रेस की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे समय की बात नहीं की जा रही कि कब पहुंचे थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सिंपली याद रखना, आपको पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सब में होगा। आपको कंफ्यूजन, देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सब में होता है, आपको कंफ्यूजन होती है वर्ब में। ठीक है, तो वर्ब में इसका होगा हैव या हैज, हैव या हैज। ठीक है, और प्लस V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव या हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखो क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव बनाने के सब्जेक्ट लगाइए, हैव और हैज लगाइए, और V3 लगाइए, और ऑब्जेक्ट लगाइए। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ, सब्जेक्ट लगाइए, नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, और या तो हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देखो, या तो आप हैज नॉट भी लिख सकते हो, या तो आप हैज नॉट लिख सकते हो, या फिर आप हैजंट भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो आप हैव नॉट भी लिख सकते हो, या तो आप फिर हैबंट भी लिख सकते हो। ठीक है, हैबंट, तो याद रखिएगा। तो इस तरह से इसका बनता है, और आपको इंट्रोगेटिव बनाना तो आ ही गया, हैव और हैज के पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, V3 लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो बात हो रही है कि हैव और हैज का प्रयोग कहाँ पे करें, यूज कहाँ पे करें। तो हैज और हैव का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ। ही किसी के साथ हैज लगाएंगे, सी के साथ भी हैज लगाएंगे, इट के साथ हैज लगाएंगे, और किसी का भी नेम हो, ठीक है, किसी का भी नाम हो, रमेश, सुरेश, महेश, सबके साथ हम हैज का यूज करेंगे। और जब सिंगुलर हो, यानी कोई भी एक वस्तु हो, व्यक्ति हो, तो उसके साथ भी हम हैज का प्रयोग करेंगे।
नेक्स्ट है हैव। देखो हैव के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव किनके किसके साथ लगाते हैं, तो आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे, ठीक है। आई के साथ हैव का यूज होगा, वी के साथ हैव का यूज होगा, दे के साथ हैव का यूज होगा, यू के साथ हैव का यूज होगा, प्लूरल के साथ हैव का यूज होगा, और ऑल के साथ भी हैव का यूज होगा। तो ऐसा मत कर देना कि आई सिंगुलर है तो आई के साथ क्या, सॉरी, आई अगर सिंगुलर है तो आई के साथ हैज लगा देना, नहीं, आई के साथ क्या लगेगा, हमेशा हैव लगेगा, ठीक है। अब देखो डिफरेंस देखने की बात की जा रही है कि साइंस हैज गिवन मेनी न्यू इन्वेंशंस। साइंस जो साइंस ने क्या दिया, बहुत सारे नए नए आविष्कार दिए हैं, ठीक है। वी हैव रीच द मून, हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि साइंस हैज गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस इन द 9th सेंचुरी, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है कि वी हैव रीच द मून 22 अक्टूबर 2008। अब यहाँ पे देखो भाई साहब बात हो रही है कि 22 अक्टूबर 2008 और यहाँ पे बात हो रही है 19th सेंचुरी, तो ये तो पास्ट की बात हो गई ना। किसकी बात हो गई, अभी की बात नहीं हो रही, हाल फिलहाल में काम नहीं हुआ है, ये काम हुआ है 19th सेंचुरी में। और ये भी काम जो है हाल फिलहाल नहीं हुआ है, ये हुआ है 22 अक्टूबर 2008 में। तो हाल फिलहाल की बात नहीं हो रही थी भाई, इन्होंने कैसे जोड़ दिया प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये होना चाहिए था सिंपल पास्ट में। किसमें होना चाहिए था, तो पास्ट एंड डेफिनेट में, यानी पास्ट में इसका जो बनेगा। तो देखो क्या है दिया हुआ है आगे कि अगर भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करें, ठीक है। मतलब पास्ट का जब यहाँ पे बात हो रही है तो भाई पास्ट की जब बात होगी तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे ना, यानी कि सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज क्यों करेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो वहीं यहाँ पे दिया हुआ है देखो, साइंस गेव अस मेनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इन द 19th सेंचुरी, ठीक है। यानी 19th सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पे कि साइंस गेव, मतलब गेव यहाँ पे क्या है, V2 है, ठीक है। गेव क्या है, V2 है, यानी पास्ट की बात हो रही है। वी रिच्ड, अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज किया जा रहा है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज कहाँ करते हैं, पास्ट में यूज करते हैं। तो इनका जो है राइट फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट में, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। उसके बाद देखो दिया हुआ नोट में, आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम हियर। उसके बाद दिया ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट, मतलब उसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक वाक्य में हैव के किसी भी फॉर्म, यहाँ हैव के फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होंगे, के बाद हैड मेन वर्ब का प्रयोग होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और हैड जो है मेन वर्ब है। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना इसमें, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट एवं पास्ट परफेक्ट के फॉर्मूला में फिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, सामान्यतः रिसेंटली, ऑलरेडी, एट, सो फार का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है। एट का प्रयोग परफेक्ट टेंस पॉजिटिव में, सॉरी निगेटिव में होता है। एट का मतलब नकारात्मक होता है, ठीक है, निगेटिव सेंस रखता है। तो याद रखना जहां पे भी रिसेंटली आए, ऑलरेडी आए, एट आए, सो फार आए, वो कौन से टेंस का वाक्य है, परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो ये भी पहचानने का आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है। देखो दिया हुआ है, ही हैज नॉट रिच्ड होम एट, ये किसका वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, ठीक है। मतलब वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है। ही हैड नॉट डन एनी वर्क सो फार, तो यहाँ पे भी देखो किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ही हैड नॉट डन एनी वर्क सो फार, तो ये पास्ट परफेक्ट की बात होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई बात। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो हमारा है वो थर्ड है, अगर सिंस के साथ, सॉरी सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हो। अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हो तो सिंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो दिया हुआ है क्या कि सिंस के बाद, किसके बाद, सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट हो, सिंपल पास्ट का मतलब क्या, पास्ट एंड डेफिनेट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, का प्रयोग हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। तो अब यहाँ पे बात हो रही है, देखो ये सिंस है सेंटेंस, यानी दो सेंटेंस किससे जुड़े हुए हैं, तो सिंस से जुड़े हुए हैं। और सिंस के बाद क्या है, पास्ट, क्या है, पास्ट एंड डेफिनेट है, ठीक है, क्या है, पास्ट एंड डेफिनेट है। तो इसके पहले वाले यानी सिंस से पहले जो सेंटेंस होना चाहिए वो क्या होगा, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आएंगे, याद रखना। देखो नोट में दिया हुआ है, ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर कोई मॉडल भी परफेक्ट फॉर्म में आ सकता है। मतलब क्या, प्रेजेंट परफेक्ट के जगह पे हम कोई मॉडल भी ला सकते हैं, ठीक है। मॉडल क्या होता है, मॉडल एक्चुअली वर्ब, आप पढ़ोगे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वो सब क्या है, मॉडल वर्ब है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ही मे हैव ग्रोन ओल्ड सिंस सी लास्ट सा हिम। अब यहाँ पे देखो मॉडल वर्ब का यूज किया गया है, किसका यूज किया गया है, मे का, मॉडल का यूज किया गया है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पे हम मॉडल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखो क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, एकदम लिख लेना।
अगर सिंस का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में हुआ है, ठीक है, ये तो वाक्य के मिडिल में हुआ था सिंस का प्रयोग। अब सिंस का प्रयोग हम किसके देखेंगे, शुरुआत में देखेंगे, यानी स्टार्टिंग में अगर सिंस का प्रयोग हुआ हो, ठीक है, अगर किया गया हो तो सिंपल पास्ट देखो कर लिया जाए तो सिंपल पास्ट भी सिंस के साथ वाक्य के प्रथम भाग में आएगा। मतलब समझो सिंस हमेशा अपने साथ क्या लेगा, तो सिंपल पास्ट लेगा, ठीक है, क्या लेगा, सिंपल पास्ट लेगा। और इसके बाद आने वाला सेंटेंस क्या होगा, तो पहले की तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे भी सिंस अपने साथ क्या लिया था, पास्ट फॉर्म लिया था, सिंपल पास्ट, और यहाँ पे भी सिंपल पास्ट लेगा। और यहाँ पे भी इसने बाद में क्या लिया था, तो प्रेजेंट परफेक्ट लिया था, और यहाँ पे भी क्या लेगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट लेगा, ठीक है। तो सिंस ही ज्वाइन द आर्मी ही हैज नॉट टेकन एनी लीव, ठीक है, मतलब जब से उसने आर्मी ज्वाइन की थी उसने क्या नहीं लिया, तो छुट्टी नहीं ली, ठीक है। तो याद हो गया, सिंस के साथ क्या लगाएंगे हम, तो पास्ट इंडेफिनिट, और सिंस के बाद वाले में क्या लगाएंगे, यानी दूसरे सेंटेंस में क्या लाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहाँ पे बात हो रही है पास्ट परफेक्ट की, ठीक है। तो अब देखो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, नीचे दिए गए वाक्यों को देखें। अब यहाँ पे बात देखने की जा रही क्या, आई सा हिम बिफोर द आई सा हिम बिफोर ही स्टॉप हिज कार। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप हिज कार, ठीक है। अभी पढ़ता हूँ उसके बाद समझाऊंगा आपको। बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर फेल्ड, उसके बाद क्या है, इसको सही किया गया है कि बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर हैड फील्ड आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। देखो ये बहुत पढ़ते रह जाएंगे, अब समझो क्या है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में दो घटनाएं घटती हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो घटनाएं घटती है। अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा तो आपको याद दिलवाता हूं कि रोगी के डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी के सॉरी डॉक्टर के आने से पहले रोगी क्या हो चुका था, मर चुका था। यानी दो काम हो रहा है, यानी एक काम पहले हो रहा है और एक काम बाद में हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, रोगी पहले मर चुका और बाद में डॉक्टर आया, ठीक है। रोगी क्या हुआ, रोगी की मृत्यु पहले हो गई और डॉक्टर उसके बाद में आया, तो इसी पे ये टोटल है सिंपल सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो अब समझो कि दिया हुआ है कि फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में है और सेकंड एक्शन किस में है, तो सिंपल पास्ट में है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट में है, और सेकंड सिंपल पास्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट का दिया हुआ था और सेकंड का दिया हुआ, सेकंड वाक्य फॉर्मेशन निम्न प्रकार से है। बिफोर का प्रयोग अगर शुरू में हो तो सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में होगा और फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में होगा। और थर्ड दिया हुआ है कि देखो थर्ड वाक्य का फॉर्मेशन जो है निम्न प्रकार से है, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में और फर्स्ट एक्शन जो है पास्ट परफेक्ट में। और फोर्थ का दिया हुआ है फॉर्मेशन सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में और फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में। अब समझाता हूं, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। देखो क्या है कि अगर दो कार्य पास्ट में एक के बाद एक हो, ठीक है, अगर दो कार्य यानी कंटिन्यू दो काम एक के बाद एक हो लगातार, तो पहले कार्य में पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है। तो पहले कार्य में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और दूसरे में क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा। अब आपको एग्जांपल से समझाता हूं मैं, वही कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखो क्या है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो डायरेक्ट इसका लिखता हूं इंग्लिश में, द पेशेंट हैड डाइड, the patient had died before the doctor came, before the doctor came, ठीक है। तो यहां पे देखो the patient had died, तो यहां पे देखो सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है प्लस क्या है, हैड है प्लस V3 है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखो पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, तो द डॉक्टर केम, तो डॉक्टर केम क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 आ गया, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। अब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे अब देखो फॉर्मेशन कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है किसका, तो पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। और ये अभी बता रहा हूँ स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रक्चर सबके बताएं उसी तरह से ये स्ट्रक्चर है, अभी डॉक्टर और रोगी पे मत जाना। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हेड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, निगेटिव बनाने के लिए हेड के साथ नॉट लगाएंगे या फिर हेडंट यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, और V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेड को आगे करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, उसी तरह से इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज ही फाउंड द न्यूज अबाउट हिम हैड प्रोसीडेड हिम। अब देखो क्या है, वैन आनंद रिच हिज विलेज, तो यहाँ पे दो बातें हो रही है, क्या आनंद गांव पहुंच रहा है, ठीक है, और क्या है न्यूज है, ठीक है, उसे न्यूज मिलने का, ठीक है, क्या है उसे न्यूज मिलने का भी काम हो रहा है, तो यहाँ पे दो काम हुआ है।
तो क्या हुआ, व्हेन आनंद रीच हिज विलेज, ठीक है, ही फाउंड दैट द न्यूज अबाउट हिम हैड प्रिसीडेड हिम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात हो रही है हैड प्लस V3, तो यहाँ पे पहला काम क्या हुआ, उसे क्या मिल गया, उसे न्यूज मिल गया, ठीक है, उसका न्यूज पहले फैल गया, उसके बाद वो गांव पहुंचा। तो बात समझ में आ गई। तो इसे सिंपल से समझो, क्या देखो दिया हुआ है, आनंद गांव पहुंचा, तो आनंद जो गांव पहुंचा वो हुआ सिंपल टेंस में। आनंद के गांव पहुंचने की क्रिया किसमें हम शो करेंगे, तो सिंपल टेंस में, यानी सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। तो पाया कि उसके बारे में न्यूज थी, वो उससे पहले ही पहुंच चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहुंच चुकी थी ना, प्रीसीड का अर्थ है पहले से आना। कोई एक्शन सिंपल पास्ट से पहले होता है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, यानी दूसरा काम पहले, जब पहले हो जाए तो हम सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब देखो, ये सेंटेंस समझने के लिए, समझाने के लिए मुझे डॉक्टर और पेशेंट से बढ़िया कोई सेंटेंस ही नहीं लगता है, ठीक है। मैंने बहुत बार पढ़ाया है, तो मैंने हमेशा यूज किया है क्या, डॉक्टर और रोगी। तो देखो क्या है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी पहले मर गया भाई, क्या हुआ, रोगी पहले मर गया, तो रोगी को बनाएंगे द पेशेंट हैड डाइड, क्या बनेंगे, द पेशेंट, ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, हैड डाइड, यानी कि क्या है, पास्ट परफेक्ट हो गया, क्या हो गया हमारा, पास्ट परफेक्ट। अब क्या हुआ, तो अब भाई आया डॉक्टर, यानी किसके मरने के बाद, तो रोगी के मरने के बाद, तो यहाँ पे लगाएंगे द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, यानी कि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 है, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, यानी ये पास्ट परफेक्ट, ये सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट एंड डेफिनिट। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब देखो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगला दिया हुआ है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा। अब देखो क्या है, यहाँ पे जो हम अभी से ही बात करें कि वो काम भविष्य में क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, तो उसके बारे में हम बोलते हैं कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे देखो, यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल तक तुम अपने सिलेबस को खत्म कर चुके होगे। तो यहाँ पे खत्म कर चुके होगे किसकी बात हो रही है, पास्ट में कंप्लीट एक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या नीचे दिया गया सेंटेंस फॉर्मेशन देखें, यहाँ पे फॉर्मेशन बता रहा है बाय द टाइम, तो बाय द टाइम यहाँ पे आ गया, आई रिच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, मतलब मैं क्या, यहाँ पे बात हो रही है एक सिंपल प्रेजेंट की, फ्यूचर परफेक्ट की, मतलब बोल रहा है कि मतलब जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचूंगा गाड़ी निकल चुकी होगी, मतलब फ्यूचर की बात हो रहा है कि गाड़ी निकल चुकी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, याद रखना ये स्ट्रक्चर बाय द टाइम प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस फ्यूचर परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो आपको याद रखना है स्ट्रक्चर में क्या, पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव लगाएंगे, विल ऑब्लिक हैव लगाएंगे प्लस सॉरी, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल लगाएंगे प्लस हैव लगाएंगे प्लस V3 लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इतना याद रखना, जिसमें हैव लगेगा उसमें V3 लगेगा ही, और इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है, विल और सेल है, ठीक है। इसी तरह नॉट लगा के आप निगेटिव बना सकते हो, और उसके बाद इंट्रोगेटिव बना सकते हो, विल और सेल लगा के, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, हैव लगाओगे, V3 लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, तो ये आपका बन जाएगा क्या, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। देखो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, मतलब जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचूंगा ट्रेन स्टार्ट हो चुकी होगी या खुल चुकी होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट, और ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, तो देखो आई रीच यानी सिंपल पास्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट है, तो ये पास्ट में चला गया ना, पास्ट परफेक्ट में। अब देखो क्या है अगला हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें मैंने, याद होगा आपको, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस 2010, यानी कि मैं 2010 से पटना में रह रहा हूं। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, परफेक्ट की भी बात होती है और कंटिन्यूअस की भी बात होती है, मतलब काम हो चुका भी है और कंटिन्यू भी है, मतलब मैंने काम शुरू किया था पास्ट में, लेकिन अभी भी प्रेजेंट में वो कंटिन्यू है, ठीक है। तो देखो दिया हुआ है, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे देखो, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, मैं दिल्ली में 5 सालों से रह रहा हूं। तो यहाँ पे बात हो रही है क्या, कि पास्ट में आया था लेकिन काम अभी भी जारी है, रहने का दिल्ली में कंटिन्यू है, अभी भी वो दिल्ली में रह रहा है। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन लगाएंगे, इसके साथ क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। किसका फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी ING प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस फॉर या सिंस लगाते हैं, और प्लस टाइम लगाते हैं, ठीक है। फॉर या सिंस का यूज क्यों करते हैं, ठीक है, तो टाइम को शो करने के लिए यूज करते हैं। किसको शो करने के लिए, टाइम को डिनोट करने के लिए, टाइम को शो करने के लिए हम फॉर या सिंस का यूज करते हैं।
तो इसका मैं बताऊंगा आपको फोर और सिंस का यूज कैसे होता है। पहले आप स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस बीन, यानी कि हैज और हैव के साथ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। आपको मैंने बताया शॉर्ट में आप हैवंट भी कर सकते हो और हैजंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई एम टीचिंग यू सिंस एन आवर। अब यहाँ पे देखो बात क्या हो रही है कि आई एम टीचिंग यू सिंस एन आवर, मतलब मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, तो जब भाई टाइम की बात हो रही है, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो काम कब शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है। तो यहाँ पे एम क्यों लग जाएगा, तो यहाँ पे लगेगा हैव बीन। क्या लगेगा, हैव बीन। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, मतलब मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अब यहाँ पे इन्होंने सिंस हटा दिया और यहाँ पे फोर लगा दिया, क्यों, उसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फोर का यूज कहाँ करते हैं, देखो आ गया। तो देखो फोर का यूज जब समय की अवधि का उल्लेख हो तब फोर का प्रयोग करें, ठीक है। समय की अवधि, अब देखो समय की अवधि क्या होती है, तो अगर ड्यूरिंग टाइम की बात की जा रही हो, किसकी, ड्यूरिंग टाइम, ठीक है। जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 दिनों से, 15 सालों से, 20 सालों से, 10 घंटों से। तो इस तरह से एक होता है, देखो इसको समझाता हूं आपको 2 तरीके से, ठीक है। एक होता है, दोनों देखो पीओटी होता है, क्या होता है, पीओटी। तो पीओटी का मतलब पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, दो चीजें बताऊंगा। एक पी से याद रखो पीरियड, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, और दूसरा याद रखो पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है। तो पीरियड जहां पे भी आए, ठीक है, मतलब दौरान जब भी आए, तो हम यूज करेंगे फोर का। और एग्जैक्ट जब पॉइंट बताए, एकदम टू द पॉइंट बताए समय का, तो वहां पे हम यूज करेंगे सिंस का, ठीक है। किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे समझो बुक के अकॉर्डिंग। फॉर 2 आवर्स फॉर लास्ट 2 ईयर्स, मतलब 2 घंटों से, 2 सालों से। 2 घंटों से मतलब कौन से 2 घंटे मुझे नहीं पता, ठीक है। वो 2 घंटे पहले भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम फोर का यूज करते हैं। 2 सालों से मतलब 2 साल, कौन से साल, 2008 2009 मुझे नहीं पता, कोई से भी साल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ड्यूरिंग का बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम फोर का यूज करेंगे। फॉर 5 डेज, 5 दिनों से, तो 5 दिन कभी भी हो सकते हैं, किसी भी वर्ष के हो सकते हैं, किसी भी महीने के हो सकते हैं, तो मुझे नहीं पता। तो इसीलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे फोर का। फॉर लास्ट 2 मंथ, वो कोई से भी 2 मंथ हो सकते हैं, ठीक है। फॉर 10 ईयर्स, कोई भी 10 साल हो सकते हैं। फॉर लास्ट 3 वीक्स, कोई से भी सप्ताह हो सकते हैं, वीक्स हो सकते हैं। ये थोड़ी बताया कि कौन सा सप्ताह। तो जब अनिश्चित की बात होगी, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करेंगे, ड्यूरिंग की जहां पे बात होगी वहां पे यूज करेंगे फोर का, ठीक है। नेक्स्ट है सिंस का यूज। तो सिंस का यूज जहां करेंगे जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम हो, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट बताया हो। जैसे सिंस मंडे, मतलब बिल्कुल सोमवार से। सिंस द बिगिनिंग, मतलब बिल्कुल शुरुआत से। सिंस 2008, मतलब बिल्कुल 2008 से। सिंस सिंस टाइम इंटर मेमोरियल, सॉरी इमोरियल। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इमोरियल टाइम से। सिंस क्या है, 7 PM, यानी कि 7 बजे से। सिंस लास्ट ईयर, मतलब गत अंतिम वर्ष से, ठीक है, गत लास्ट ईयर से। तो यहाँ पे भी सिंस का यूज करेंगे, मतलब एक परफेक्ट टाइम दे दिया है हमें, ठीक है। जहाँ पे परफेक्ट टाइम का बात हो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे समझो दिया हुआ है, सिंस का प्रयोग कैलेंडर, घड़ी, दिन के पहर एवं जीवन की अवस्थाओं के साथ भी सिंस का प्रयोग होता है। जैसे देखो डेज में हम यूज करेंगे, मंडे के पहले सिंस का यूज करेंगे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 7th में, सिंस 8th में, सिंस 2005 2007, मंथ में सिंस मई, सिंस जून, ओकेजन में सिंस होली, सिंस दिवाली, क्लॉक में सिंस 7 o'clock, सिंस 8 PM, सिंस में सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। सिंस एडोलसेंस, एडोलसेंस का मतलब किशोरावस्था होता है, चाइल्डहुड का मतलब बचपना होता है। उसके बाद सिंस मॉर्निंग, सिंस लेट नाइट या लास्ट नाइट, या सिंस नून, ठीक है। तो इन सब में हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। तो आई होप अब आपको सिंस का प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया हो और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, चला और भूतकाल में खत्म हो गया हो। मतलब कोई भी ऐसा काम जो भूतकाल में पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में चला और पास्ट में ही क्या हो गया, खत्म हो गया, उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। जैसे आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो इंतजार करना उसने पास्ट में शुरू किया, उसने पास्ट में इंतजार किया और पास्ट में ही इंतजार करना उसका समाप्त हो गया, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो इससे आप सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखें। इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन
प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव में आपको सिंपली नॉट में हेड में क्या लगा देना है, आपको नॉट लगा देना है, तो हेडंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे कुछ वही रहेगा। सिंस और फोर का टाइम आपको, सिंस और फोर का यूज आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, तो जो कार्य भविष्य में शुरू होगा, ठीक है, समझो इस बात को, जो कार्य भविष्य में शुरू होगा, जो कार्य भविष्य में थोड़ी देर के लिए चलेगा और जो कार्य भविष्य में समाप्त हो जाएगा, समाप्त भी हो जाएगा, उसे हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो देखो क्या है, आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। यहाँ पे दे रहा है कि मैं दिल्ली में रहूंगा, ठीक है, मैं दिल्ली में 5 सालों के लिए रहूंगा, इस ईयर के अंत तक 5 साल मतलब रहूंगा, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो वही है, देखो क्या, ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, यहाँ पे बोल रहा है कि मैं 2 घंटों तक क्या करूंगा, खेलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि 2 घंटे तक खेलेगा, फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर में काम शुरू होगा, फ्यूचर में खेलने का काम थोड़ी देर के लिए जारी रहेगा और फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे किसका, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसके जो फॉर्मूला है वो आपको देखना है स्ट्रक्चर, कि सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर प्लस फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम का यूज करते हैं इसमें, ठीक है, सिंस का यूज नहीं करते हैं, और टाइम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की से की बात हो रही होती है। देखो अब क्या है इसमें नोट, ये तो स्ट्रक्चर आप देख ही लोगे, ठीक है, स्ट्रक्चर आपको बता दिया मैंने कैसे बनता है। अब इसमें जो नोट है वो देखना है, जिन वर्ब का प्रयोग सामान्यतः आईएनजी में नहीं होता उनका प्रयोग कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों तरह के टेंस में नहीं हो सकता। अब सिंपल सी बात है ना कि जब भाई आईएनजी का प्रयोग हम नहीं कर सकते किसी वर्ब के साथ, तो उनका प्रयोग कंटिन्यूअस में कैसे यूज करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू का मतलब तो जारी रहना होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये जारी रहना होता है, तो उनका प्रयोग हम इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ब जो है कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उन्हें इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। तो अगर ऐसे टेंस रहे, ठीक है, ऐसे सेंटेंस अगर आपको मिल जाए तो वो ईरर होता है, ठीक है, और वही ईरर क्वेश्चन में दिए जाते हैं। जैसे आई एम नोइंग यू, तो नो का नोइंग नहीं होता है, तो नो का क्या होता है, नो ही रहता है, ठीक है, तो नो का फोर्थ फॉर्म नहीं बनाया जाता है, तो यहां होगा आई नो यू। अगर ऐसे वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो उन्हें परफेक्ट टेंस में परिवर्तित कर दें। अगर ऐसे सेंटेंस किसी में हो परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हो, तो ये किस में था, ये था हमारा क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है, तो हमने किस में किया, प्रेजेंट में कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो उन्हें हम परफेक्ट टेंस में यूज चेंज कर देंगे। जैसे देखो आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years, तो देखो यहाँ पे नोइंग नहीं होगा, और ये टेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो हम इसको करेंगे किस में चेंज, तो पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, ठीक है, तो आई हैव नोन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव नोन, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखो दिया हुआ है आई हैव बीन, तो यहाँ पे देखो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसे हम किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आई हैव नोन हिम फॉर 5 years हो जाएगा, यहाँ पे नोइंग नहीं हो जाएगा, यहाँ पे नोन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है अगला जो है वो देखो, यहाँ पे फोर और सिंस का प्रयोग परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों प्रकार के टेंस में होता है। तो परफेक्ट टेंस में भी हम करते हैं, ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी करते हैं। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, मैं दिल्ली में 5 सालों से रह रहा हूँ। या फिर आई हैड नोन हिम फॉर 2 years, तो यहाँ पे देखो बीन नहीं भी है, फिर भी हम क्या लगाए, फोर का यूज हमने किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी टाइम का बोध हो रहा है, टाइम को भी शो कर रहा है, ठीक है, तो मैं उसे 2 सालों से जानता था, ठीक है, तो आई हैड नो, ठीक है, आई हैड नोन हिम फॉर 2 years, तो यहाँ पे भी फोर का यूज होगा। नेक्स्ट दो दिया हुआ है, अगर वाक्य में सिंस प्लस टाइम का प्रयोग होता है तो वाक्य से प्रेजेंट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होने चाहिए। अगर देखो क्या है दिया हुआ, समझना इस चीज को, कि सिंस प्लस टाइम का बोध हो, ठीक है, किसका यूज किया गया हो, सिंस प्लस टाइम का, तो वाक्य जो है, सेंटेंस जो है, सिर्फ परफेक्ट में होगा या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, क्योंकि सिंस लगा हुआ है ना, तो सिंस किस में, तो हम सिंस जो है हम परफेक्ट में यूज करते हैं या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। तो आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग नहीं होकर के यहाँ पे क्या होगा, आई हैव ईटन, ठीक है, आई हैव, क्योंकि आई एट किसका है, तो आई एट है सिंपल पास्ट का, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2, स्ट्रक्चर याद रखना जरूरी है, तभी आप पकड़ पाओगे कौन से टेंस का है। उसके बाद क्या है, आई हैव ईटन, ठीक है, इसका सही जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब मैंने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा। तो इस तरह से हमारा खत्म हो गया टेंस, ठीक है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, आपको सारे क्वेश्चन जो है, सारे मेथड जो है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इसका जो
सॉल्यूशन है, स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चन है, ये आप करने की कोशिश करना, ठीक है। और अगली वीडियो इसी पे मैं बनाऊंगा, उसमें सिर्फ आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, इसका करेक्शन दूंगा कैसे हम इसमें स्पॉटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।